भी आप लोग क्वेश्चन को ड्रॉप करते जा सकते हैं और एंड में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो आज का सेशन योग निद्रा का है। हम शुरू करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। गायत्री मंत्र के साथ हम लोग शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए आज का सेशन योग निद्रा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहली बात मैं शुरू करना चाहूंगा कि हमारा शरीर में, हमारे बॉडी में दो तरीके के नर्वस सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो आप लोगों ने अगर एक्सपीरियंस करा होगा, जब हम सो जाते हैं तो उस टाइम हमारा अवेयरनेस काम नहीं कर रहा होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है कौन आ रहा है जा रहा है, लेकिन हम नींद में होते हैं, है ना। नींद के टाइम पे भी हमारा बॉडी पूरी तरीके से सोता नहीं है। उस टाइम कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन चल रहा होता है, हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा होता है ना। हमारा ब्रेन का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस चल रहा होता है ना। हमारे जितने बॉडी में हार्मोन्स की जरूरत होती है ना, फ्लूइड्स की जरूरत होती है, वो सारे चीजें कहीं ना कहीं सप्लाई होती रहती है। तो उस टाइम क्या होता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वो ये मान के चलता है कि मुझे तो काम करना ही करना है, चाहे मेरा बॉस सो रहा है। जैसे हम सभी लोग बॉस हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सोता नहीं है, वो दिन भर काम करता है और फिर रात में भी काम करता रहता है। यही यही उम्मीद लगाए बैठे रहता है कि हाँ, बॉस हमारे आराम से सोएंगे। मैं इस बात को यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं जिन चीजों पे हम पूरी तरीके से अवेयर रहते हैं और जिस चीज को हम अपने दिमाग से डील कर सकते हैं। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, जैसे स्ट्रेस है ना, वो सारी चीजें, स्ट्रेस हो गई या फिर जो भी बॉडी के जितने फंक्शनिंग है, उसको पूरी तरीके से वो मेंटेन करके रखता है। तो हमारा पहला फोकस जो होना चाहिए वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। और कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि योग निद्रा से हम कहीं ना कहीं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों पे कैसे वर्क करेंगे ताकि हमारा स्ट्रेस पूरी तरीके से रिलीज होता चला जाएगा, और वो भी टेम्पोरली नहीं, परमानेंट, है ना। तो उस चीज पे हम ध्यान देंगे। अब आते हैं, योग निद्रा कहाँ से आया, है ना, कौन किसने फाउंड किया। योग निद्रा बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और ये ऐसा माना जाता है, स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं कि ये एक तांत्रिक ट्रेडिशन में जब प्रैक्टिस किया जाता था तो साधक लोग बहुत ही ज्यादा हाइटेंड अवेयरनेस का डिमांड करते थे, और उस टाइम वो रिलैक्स भी करते थे और सुपरनेचुरल पावर्स भी गेन करते थे। लेकिन योग निद्रा को स्वामी जी ने जिस तरीके से बनाया वो काफी ज्यादा सिस्टमेटिक है, और वो उस तरीके से नहीं है कि हम तंत्र से हम डरे नहीं, है ना। ये योग निद्रा बहुत ही सेफ प्रैक्टिस है। उसको उन्होंने सिस्टमेटिक करते हुए स्वामी शिवानंद आश्रम में उन्होंने प्रैक्टिस करा और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी प्रैक्टिस करा। वहां पे उन्होंने ये पाया कि योग निद्रा के टाइम पे जब वो खुद प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सो नहीं रहे थे पूरी तरीके से। उनको ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा थोड़ा सा अवेयर हैं, और जो भी चीजें कभी कभी मंत्र चैंटिंग हो रही थी मॉर्निंग के टाइम में, वो सारी चीजें वो अपने आप ही ग्रास्प करने लगे थे। बाद में जब वो सुबह उठते थे, उन्हें लगता था कि मुझे तो ये मंत्र आ रही है। और कैसे आ रहा है, तो सब लोगों ने, शिवानंद जी ने बताया उन्हें कि ये जो मंत्र है, आप जब सोए थे उस टाइम आप योग निद्रा के कंडीशन में थे, और ये सारे मंत्र आपको अपने आप ही ज्ञान होने लगा। ये स्वामी जी लोगों ने, और बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट है ना, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट रहे हैं, जैसे आइंस्टाइन, एडिसन, टेस्ला, ये सारे साइंटिस्ट, इन लोगों को पता था कि योग निद्रा जो है बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और ये इसको पावर नैप के रूप में यूज करते थे। वो लोग बहुत ही कम सोते थे, या फिर छोटे छोटे इंटरवल्स में, जैसे 1 घंटे की या फिर 2 घंटे की नींद लेते थे, सिर्फ 2 घंटे की नींद लेते थे, और फिर उसके बाद फर्दर
वो काम करने के बाद जब थकते थे फिर 2 घंटे की नींद लेते थे। इस तरीके से वो पावर नैप लेते थे। वहाँ पे वो कॉन्शियसली अपने आप को रिलैक्स भी करते थे और कहीं न कहीं जो आइडियाज़ है, जो क्रिएटिविटी है, हमारी इंट्यूशन है, उस चीज़ को भी योग निद्रा एक्टिवेट करती थी और उनको वो आइडियाज़ मिलते थे। उसी तरीके से ये सारे इन्वेंशंस जो है आप अगर सारे साइंटिस्ट के डिटेल में जाएँगे, उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सारे इन्वेंशंस कहीं न कहीं उनको एक डीप स्टेट मेडिटेटिव स्टेट में ही उनको मिला था। हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को हम लोग कंसीडर करें अगर गौतम बुद्ध जी हैं, विवेकानंद जी हैं, श्री अरविंद जी हैं, इन लोगों ने बहुत ही विस्तृत में मेडिटेशन के डीपेस्ट जो फेज़ होता है, उसमें किस तरीके से हम अपने पर्सनैलिटी को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, एक नया स्वरूप दे सकते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस तो बहुत छोटी बात हो जाती है, हम अपने आप को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना सकते हैं, उन सारे चीज़ों पे इन लोगों ने फ़ोकस किया हुआ है। तो ये जो बेनिफिट्स थे, उन लोगों ने लिए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि योग निद्रा मेडिटेशन में हम लोगों को करना क्या है या फिर उससे होता क्या है? नॉर्मली हम लोग जो इन्फॉर्मेशन बाहर से ग्रैस्प करते हैं, वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए हम लोग ग्रैस्प करते हैं, है ना? हमारे आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को हमारे कॉन्शियस माइंड को फीड कराता है। फिर ये कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस में ले जाती है उस चीज़ को डील करने के लिए उसे क्या करना है उसके साथ। अब वो धीरे-धीरे क्या बन जाता है, वो लेयर बन जाता है और उन सारे अगर स्टिमुलाई में, है ना, जो भी हमारा दीपक है, उसको अगर हमने इमोशनली ले लिया, तो वो कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक जाके वो गड़ जाता है ना? तो उस तरीके से कहीं न कहीं मेमोरी भी बन जाता है और हमारे बॉडी को भी एग्ज़ैक्टली पता होने लगता है कि किस तरीके से हमें किस सिचुएशन में डील करना है। अब योग निद्रा में हम इस कम्युनिकेशन को कट करते हैं। जैसे सेंसेस ने माइंड को इन्फॉर्मेशन जो फीड किया, हम अब माइंड और सेंसेस को अलग करते हैं। उसका जो कनेक्शन है उसको तोड़ तोड़ देते हैं, प्रैक्टिकली तोड़ देते हैं और ये नुकसान नहीं होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब सेंसेस अटैच्ड रहते हैं हमारे माइंड से, तब अवेयरनेस होता है, जो मेरे तो सुना है, ये हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस है। लेकिन जब सेंसेस से हम कट ऑफ हो जाते हैं, तब इंटरनली एक नए तरीके का अवेयरनेस जनरेट होता है और वो बहुत ही हायर लेवल अवेयरनेस होता है, जिससे कि हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की चीज़ों को भी पूरी तरीके से ग्रास्प करते हुए उससे कैसे डील कर सकते हैं और वो उसी स्टेट में, योग निद्रा के स्टेट में ही कर जाते हैं, है ना? और उसके बाद हम ऑटोमैटिकली वो प्रॉब्लम से हम अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। अब इसमें बिलीफ रिस्ट्रक्चरिंग वाली बात है ना? अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कॉन्शियस माइंड से अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे और वो लोगों ने जो यूज़ किया हुआ है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो बिल्कुल ही करा हुआ है, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने उनके बेनिफिट्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को थोड़ा-सा लास्ट में कंसीडर करा, लेकिन हम लोगों के लिए ये पहला प्रायोरिटी में होने वाला है। आइए देखते हैं। अच्छा, हम सभी लोग कहीं न कहीं नॉर्मल लाइफ़ जब स्पेंड कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब थोड़ा बहुत हम लोग स्ट्रेस हो गए, तो कोई न कोई स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हम लोग अपनाते हैं। जैसे हमने टेलीविज़न शोज़ देख लिए, कॉमेडी शो देख लिए, ट्रैवलिंग कर लिए, म्यूज़िक सुन लिए, है ना? डांस सेशंस हम लोगों ने कर लिए या फिर कई दफ़ा कई लोग तो सोना पसंद करते हैं, वो सो जाते हैं या फिर लाफिंग सेशंस हो गए या फिर हम अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करने चले जाते हैं। अब ये सारे जो टेक्निक्स है, ये गलत नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है और कहीं न कहीं हमारे लाइफ़ के मेमोरीज़ और इवेंट्स के लिए ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ना? उसमें मैं सोशल मीडिया भी जोड़ना चाहूँगा, है ना? कहीं न कहीं हमारी कनेक्टिविटी है और हमारे डेली लाइफ़ प्रोसेस में रिलेशनशिप से लेके मेमोरीज़ बिल्डअप जो हम लाइफ़ जीने की बात करते हैं, वो है। लेकिन स्ट्रेस को अगर हम देखें, अगर हमारा अंदर किसी भी तरीके की स्ट्रेस है, अगर हम इन टेक्निक्स में से किसी एक टेक्निक को अपना रहे हैं और उस चीज़ को अपने लाइफ में एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई दफ़ा होता है कि स्ट्रेस जब नॉर्मल होती है, नॉर्मल फ़ेज़ पे होती है, फ़ेज़ 1 में होता है, तो वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाती है। लेकिन अगर वो फ़ेज़ 2 में है, हमारे अंदर गढ़ा हुआ है, तो ये टेक्निक्स भी काम नहीं आ पाती है। जैसे अगर मैं कहूँ तो अभी कोरोना के टाइम पे हम सभी लोग घर पे हैं और सारी चीज़ कर रहे हैं, जितने लोग इसमें से हम देख रहे हैं, हम एक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, है ना? हम कोई कॉन्सर्ट्स नहीं कर रहे हैं, पार्टीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ़ में अभी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे जितने पहले के स्ट्रेसेस थे,
या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो या फिर कोई भी मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रही है। कई लोग हैं वो कर पा रहे हैं, कई लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज पे हम लोग हाईलाइट करेंगे। अब स्वामी जी की बात अगर हम करें, स्वामी सत्यानंद जी की बात करें, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं सेंसरी डाइवर्जेंस कहा हुआ है कि जैसे हमारे सेंस ऑर्गन किस चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है, जिस चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है वो इन्फॉर्मेशन हमें देती है। अब ये सारे जो लिस्ट डाउन्स है, स्ट्रैटेजीज़, ये कहीं न कहीं हमें बस डाइवर्ट करती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन अगर स्ट्रेस अगर गहरा है, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाती है। अच्छा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारे ब्रेन जो है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है और बहुत ही तरीके की चीज़ हमारे ब्रेन में होती रहती है। टारगेट करते हुए सिर्फ ब्रेन को ले रहे हैं। ब्रेन से बहुत तरीके की वेव्स निकलते हैं। किन-किन कंडीशंस में किस तरीके की वेव निकलती है, उस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स होता है हमारा ब्रेन जब एक्टिव स्टेट में होता है ना? जैसा जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, कोई डिलीवर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें और आप लोग भी उस चीज़ को सुन रहे हैं या फिर कुछ किसी भी चीज़ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जहाँ हमारा मेंटल एक्टिविटी चलता रहता है, एक्टिव रहता है। उस टाइम कहीं न कहीं हम बीटा वेव्स जनरेट कर रहे होते हैं हमारा ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा अल्फा स्टेज। अल्फा वेव तब जनरेट होती है जब कहीं न कहीं बीटा में जब हम लोग एक्टिविटी कर रहे होते हैं और एक्टिविटी से हम रिफ्रेन कर जाते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं, तो एक रिलैक्सिंग पोस्चर होता है। जैसे हम लोगों ने लेक्चर अटेंड करी या फिर टीचर ने लेक्चर डिलीवर करा, फिर आगे जब वो आराम से बैठ रहा है, उस टाइम उसे एक रिलैक्सेशन जैसी फील होती है, तो उस स्टेज में अल्फा वेव्स जनरेट हो रहे होते हैं। और नॉर्मली हम लोग अगर गौर करें तो अल्फा स्टेट में हम जब शांत महसूस कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान में बैठने की भी इच्छा होती है या फिर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए वो मोटिवेट होते हैं, तो ये स्टेज होता है अल्फा स्टेज। अगला है थीटा। थीटा स्टेज अल्फा से भी थोड़ा सा डीपर होता है, जो कि कहीं ना कहीं उसमें हम लोग स्लीप से पहले पहले है ना, नींद से पहले पहले की जो स्टेज होती है वो थीटा स्टेज होती है, जिसमें कि हम पूरी तरीके से अगर नींद में चले जाते हैं तो ब्रेन से डेल्टा वेव्स निकलना शुरू हो जाता है ना। लेकिन हमारा जो थीटा वेव्स है उसका ड्यूरेशन काफी ज्यादा कम होता है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि योग निद्रा में इन चारों वेव्स में से कौन सा वेव जनरेट हो रहा होता होगा हमारे ब्रेन से, है ना? उस चीज को आप कमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मोबाइल उठाइए या फिर लैपटॉप में अगर आप देख रहे हैं तो उस चीज को आप इसमें फिट कर सकते हैं। हमें जानकारी दीजिए कि आपको क्या एजम्पशन है कि किस तरीके की वेव योग निद्रा के समय में हमारे ब्रेन से इमिट हो रही होती है। बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी आप लोग टेक्स्ट करना शुरू करिए। अच्छा, अल्फा और थीटा, ये दो वेव्स के काफी ज्यादा आंसर्स आ रहे हैं। तो आपका सही आंसर जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए, सही आंसर है थीटा, है ना? थीटा स्टेज। ये अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये बहुत ही वैल्यूएबल स्टेज है। जो मैं उस टाइम बात कर रहा था कि जो हमारे महापुरुष थे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से लेकर साइंटिस्ट जिस स्टेज में रहते थे वो थीटा स्टेज में रहते थे, है ना? अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने अगर देखा होगा वेव में, मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ कि बीटा में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना? एम्पलीट्यूड लो होता है। अल्फा में आके फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होता है। थीटा में फ्रीक्वेंसी और कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और डेल्टा में फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही लो हो जाता है और सिर्फ एम्पलीट्यूड हाई रहता है ना? तो जब फ्रीक्वेंसी को हम कोरिलेट करें, ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर ब्रेन वेव से निकल रही है इसका मतलब बहुत एक्टिव स्टेट में है। अगर ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब रिलैक्स में थीटा और डेल्टा। डेल्टा में हम सो जाते हैं और हमें कुछ नहीं पता चलता, फिर हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, हम अपने स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन थीटा में जाके हमें रुकना है, जो कि हम योग निद्रा के इंस्ट्रक्शंस में कैंडिडेट्स को ले जाते हैं।
अब देखिए इस स्टेज में जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, है ना, माइंड और सेंसेस का डिसकॉन्टैक्ट करते हैं, ये एक्टिव ड्रीमिंग स्टेट होती है ना। एक अलग अवेयरनेस का हमें फीलिंग, हमें एक सेंस होता है अवेयरनेस का, जिस टाइम की हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को भी पूरी तरीके से एक्सेस कर रहे होते हैं। और ये इसी दौरान कहीं ना कहीं ब्रेन में बहुत ही तरीके के इंट्यूशंस हमें आने लगते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि एक यूनिक स्टिमुलेशन आपको ब्रेन में होने लगेगी जब आप थीटा स्टेज में होल्ड कर पाएंगे अपने आप को। और वो आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सा होगा, जैसे थोड़ा सा आगे चक्र के स्टिमुलेशन जैसा होता है, उस तरीके का होता है। अब ये स्टेज में स्वामी सत्यानंद जी बताते हैं कि इस स्टेज में हमारे पुराने संस्कार जल भी सकते हैं, उनको हम पूरी तरीके से फ्राई अप कर सकते हैं। इस स्टेज में हमारे पुराने जितने हैबिट्स है या फिर कोई टेंडेंसीज है जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस स्टेज में जाने के बाद उस चीज को हम वहां से निकाल भी सकते हैं। तो देखिए कितना पावरफुल है ना योग निद्रा। अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रेस के बारे में चर्चा करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि भगवत गीता अगर आप लोग जानते होंगे, उसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का कर्म करने का दो कारण होता है, एक लोभ और एक भय। और ये स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं फियर से ही उत्पन्न होती है, भय से ही उत्पन्न होती है ना। वो नॉर्मल भी हो सकते हैं या फिर हाई इम्पैक्ट वाले भी हो सकते हैं। दूसरी चीज है स्ट्रेस का कारण ये होता है कि अगर हम सेकेंड फेज के स्ट्रेस को ज्यादा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक है ना। तो योग निद्रा से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी वर्कआउट करते हैं। अगली अगली है कि हम चेंज से घबराते हैं ना, कभी भी अब चेंज हो गया, कोई भी सिचुएशन चेंज हो गया या फिर किसी भी एडेप्टेशन में लाना है अपने आप को लाइफ सिचुएशन में, स्ट्रेस फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंटेलेक्चुअल माइंड से ही इस चीज को जनरेट करते हैं। यानी कि अगर हम इसको इस सेंस में समझें कि इंसान इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता है। बहुत इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग भी स्ट्रेस के चपेट में आ जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बिहेवियर दिखाते हैं और किस तरीके से एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं और पता नहीं अपने आप को आइसोलेट भी करने लगते हैं। तो इंटेलिजेंस, जिस इंटेलिजेंस की मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, वो हमारा कहने के डेली लाइफ एक्टिविटीज जिसमें कि हमारा सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, वो वाली इंटेलिजेंस नहीं, जो हमारा इनर अवेयरनेस की जो मैं बात कर रहा था योग निद्रा के टाइम पे जनरेट होती है। वहां से एक इंटेलिजेंस जो है आपको जब डोमिनेट करने लगेगी, तब आप बहुत ही आसानी से स्ट्रेस को, स्टिमुलाई को आप परसीव करोगे और उस पर किस तरीके से एक रिक्वायर्ड जितना आपका बॉडी को, माइंड को रिस्पॉन्स देना है आप उतना ही देंगे, है ना। आप हड़बड़ाएंगे नहीं, एंजाइटी नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी चीज मैं इसमें ये लास्ट में मेंशन करना चाह रहा था कि आज बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस कहते हैं कि हैंडल नहीं हो पा रही है। तो डायरेक्टली आप अगर मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो आपको स्ट्रेस से डील करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि हम उतना पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है कि हम अपने माइंड के थ्रू ही माइंड को शांत कर सकें, है ना। माइंड के थ्रू ही माइंड को शांत करना ये एक राजयोगी ही कर सकता है। इसलिए हमें शुरू करना बॉडी से, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी से शुरू करना चाहिए। जैसे प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, है ना, धारणा हो गया। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं अगर हम इसमें मास्टरी गेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और हम स्ट्रेस रिलीज कर पाएंगे। चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, किस तरीके की नॉर्मल स्ट्रेसर्स आप महसूस करते हैं अपने लाइफ में, है ना। आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं, अभी इसमें आप डाल सकते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि आपका नॉर्मल स्ट्रेसर्स क्या है और जिसको फोकस करते हुए भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल स्ट्रेसर्स जो है वो हमारे डे टू लाइफ में होते रहते हैं, लेकिन उसे हम आसानी से डील भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर होती है। लेकिन इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस के रूप में देख सकते हैं। जैसे हम अपने जॉब से खुश ना हो या फिर वर्कलोड हैवी है, एक आया एग्जाम्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। लॉन्ग वर्किंग आवर्स है ना, पुअर मैनेजमेंट है, एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होते हैं कई दफा, है ना। डिसीजन मेकिंग हमारी वीक होती है और कई दफा हम लोग अपने जॉब से, पोजीशन से इनसिक्योर होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग बहुत सारे लोगों के लिए ये एक फ्राइटनिंग सिचुएशन होती है ना। और कई लोग अपने जगह पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं या फिर हरासमेंट फेस कर रहे होते हैं।
ये सारी चीजें हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस के रूप में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे स्ट्रेसेस को हम आसानी से डील कर सकें, ऐसा हमारा इंटेलिजेंस होना चाहिए। ग्रेट, आप लोग कमेंट करते रहिए। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाई लेवल स्ट्रेसर्स। अब हाई लेवल स्ट्रेसर्स में किस तरीके के स्ट्रेसर्स आपको ज्यादा परेशान करती है, उस चीज के लिए भी आप बता सकते हैं हमें। और ये क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेसर्स में हम आसानी से कोप अप कर पाते हैं, लेकिन हाई लेवल स्ट्रेसर्स क्या होता है कि हमारे इमोशनल माइंड में जाके स्टोर होती है, और ये थोड़ा सा डील करने में हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है ना। जैसे कि किसी अपना जो लव्ड वन है उसका डेथ हो गया, डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप्स हो गए है ना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, या फिर शादी होने वाली है किसी की, क्रोनिक इलनेस है, या फिर इमोशनल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ग्रीफ है ना, गिल्ट, लो सेल्फ स्टीम है ना। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि हम किस तरीके से लो सेल्फ स्टीम को डील करें। घर में कोई बीमार है उनका देख रेख करना, नेचुरल डिजास्टर है ना, थेफ्ट है, रेप, वायलेंस है। अब नेचुरल डिजास्टर से मुझे याद है, एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस अपना लाइफ का मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों को याद होगा 2015 में नेपाल में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट का अर्थक्वेक आया हुआ था। उस टाइम गायत्री परिवार इंडिया, गायत्री परिवार नेपाल और नेपाल का डिजास्टर रिहेबिलिटेशन के तरफ से मुझे कोऑर्डिनेटर के रूप में 22 डॉक्टरों के साथ और 6 टीम मेंबर के साथ सिंधु पाल्चोक डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया था, जो कि उस टाइम अर्थक्वेक का एपिसेंटर था। अब शुरू में जब मुझे पता चला कि मुझे वहां पे कोऑर्डिनेटर के रूप में जाना है, तब उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस ये फील हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि इस जन्म का यात्रा मेरा यहीं तक था शायद, और आगे जो होगा गुरुदेव देखेंगे। लेकिन जब वहां पे जब मैं पहुंचा है ना, हम लोग जब पहुंचे वहां पे, तो वहां की जब सिचुएशन देखा हम लोगों ने है ना, किस तरीके से लोग परेशान है, उनको मेडिकल चाहिए था, उनको रिलीफ चाहिए था। तो बहुत ही जल्दी वो सारे स्ट्रेस जो मुझे अपने लाइफ के प्रति थी है ना, जो डेथ से था, या फिर जिन लोगों को डॉक्टर्स भी कई लोग डरे हुए थे, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक सर्विस के रूप में निकल के आया। और उस इस तरीके से हम लोग लग गए उस जगह पे, जिस जगह पे करीब करीब 24 घंटे में आपको 10 से 12 बार जो अर्थक्वेक के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं है ना, 4 से 5 रेक्टर के आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, उस टाइम भी हम लोग वहां पे बने हुए थे है ना। और उस टाइम पे मुझे पर्सनली रियलाइज हुआ कि योग निद्रा कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती थी मैनेजमेंट करने के लिए। तो वहां पे योग निद्रा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल के रूप में मुझे समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स डरे हुए थे, और वो हर बार यही कहते थे, डॉक्टर्स इंडिया से आए हुए थे है ना, और उनका यही कहना था कि हम सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, किस तरीके से होगा, तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो वहां पे योग निद्रा बहुत ही ज्यादा मुझे लक्ष्मण बुद्धि की तरह वहां पे काम आया, वो मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से। नेक्स्ट है, कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं जो हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है। जैसे आप लोगों ने कल के सेशन में भी देखा कि जैसे फियर है, अनसर्टेनिटी है ना, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या होगा नहीं होगा। अभी के समय आप देख लीजिए है ना, कोरोना का एपिडेमिक इस तरह से कंटेमिनेशन के भर रहे हैं, बढ़ रहे हैं पूरी तरीके से। फिर उसके बाद यूएस का डेटा देख लीजिए आप है ना, बहुत ज्यादा डेथ रेट्स हो चुके हैं, इटली का बढ़ चुका है ना, इंडिया में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब लोग मानने को भी तैयार नहीं होते हैं कई लोग लॉकडाउन को है ना। नेपाल में कम है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा, इस चीज का डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कोई वैक्सीन निकला हुआ नहीं है। तो बहुत ही तरह के बहुत ही गहरा स्ट्रेस कहीं ना कहीं सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे घर पे बैठे हुए। अब इस चीज को हम कैसे लेते हैं है ना, एटीट्यूड और परसेप्शन की बात आती है। तो एक तो ये होगा कि हम दिन रात डरें, और दिन रात जो है हम इसी चिंता में खोए रहें, हम न्यूज देखें और इसी को ध्यान में रखते रहें कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और हमारे लव्ड वंस जो है उनको हम ना खो दें, कहीं हम अपना लाइफ ना गंवा दें है ना। तो ये हमारे एटीट्यूड और परसेप्शन में है ना। इसी में अगर हम अपने एटीट्यूड और परसेप्शन को चेंज करते हैं, तो हम इस तरीके से पॉजिटिव ले सकते हैं, एक बिलीफ बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज के डेट में अगर ग्लोबल कॉन्शियसनेस है ना, जिसमें कि एक हार्ट मैट इंस्टीट्यूट है ना, वर्ल्ड के जो टॉप रिनोन्ड जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से थाउजेंड्स मिलियंस
बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन अगर एक साथ एक तरीके की बिलीफ अगर वो बनाते हैं अपने मन में, तो उस तरीके की चीजों को, किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल को वो रिमूव कर सकते हैं आसानी से। इसका बहुत सारा आपको डिटेल भी मिल जाएगा, आप लोग गूगल करिएगा, है ना। आज के लेटेस्ट ट्रेंड्स आप चेक करेंगे किस तरीके से हमारा एटीट्यूड और परसेप्शन हमारा लाइफ चेंज कर सकता है ना, तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हम बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा लोग स्ट्रेस में वही रहते हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से, सिचुएशन से, किस तरीके से हम डील करेंगे, या फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, है ना। और एडेप्टेशन चैलेंजेस, जब चेंज की बारी आती है तब हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। तो ये सारे 4 जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल स्ट्रेस के कारण होते हैं। अब वो सारे स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं हमें 3 प्रकार के टेंशन्स के रूप में उभरते हैं। अब टेंशन्स क्या होते हैं? जब स्ट्रेस, आपको स्ट्रेसर पता होता है, आप स्ट्रेस का कारण पता होता है और वो चीज आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है, उस टाइम पे आपको वो एक टेंशन के रूप में निकलता है। जैसे कि अभी हमें कोरोना के बारे में पता है, तो जब भी हम थोड़ा सा भी अगर शॉप में कोई सामान लेने गए, है ना, घर से गेट से, तो एक तरीके से थोड़ा सा मन में टेंशन आता है कि घर से टेंशन हो गया, तो ये टेंशन थोड़ा सा बना रहता है। 3 टेंशन बहुत ही ज्यादा हमें इम्पैक्टफुल, हमें डिस्ट्रैक्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। एक पहला है फिजिकल टेंशन, जब हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है ना, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस चीज को कोप नहीं कर पा रही होती है, तो बिकॉज ऑफ एंडोक्राइनल सेक्रेशंस, है ना, वो पूरी तरीके से अल्टर हो जाती है। तो उसके कारण से मस्कुलर टेंशन, है ना, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनल इम्बैलेंस के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगला है इमोशनल, जिसमें कि कहने कि हम लव हेट के सिचुएशन में रहते हैं, सक्सेस और फेलियर, ये सारी चीजें टेंशन के रूप में बना रहता है ना, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना, एंगर, फियर, सैडनेस। अगला है मेंटल, ये कंफ्यूजन है, फैंटेसीज है, फैमिली है, वर्क प्लेस, इंटरपर्सनल। अब इसमें फिजिकल टेंशंस जो होते हैं वो हमें कहने के डिजीज के रूप में दिखाई देना शुरू होता है ना, उसके हम सिम्टम्स हम अभी आपको दिखाएंगे भी, है ना, स्क्रीन पे। लेकिन इमोशनल और मेंटल जो टेंशन है, ये हमारी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है ना, हमारा पर्सनैलिटी बदल देता है और बहुत ही खराब करते चले जाता है, हमारा कैपेसिटी बहुत घटा देता है। अब देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड को देखेंगे, जहाँ पे स्ट्रेस काम लिखा हुआ है। अब आपको बता दूं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो मैं बात कर रहा था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कोई भी स्ट्रेसर हमारे सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, है ना, या फिर वो पीपल हो या फिर सिचुएशन हो, उस टाइम एमिगडाला नाम का जो हमारा लिम्बिक सिस्टम का एक ऑर्गन है, वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है ना। एमिगडाला का फंक्शन, वो पूरी तरह से इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है, फियर, एंगर है, सैडनेस है ना, एग्रेशन है। इन इमोशंस को वो आइडेंटिफाई भी कर लेता है और विथ ग्रेजुअल टाइम वो उस चीज को मेमोरी के रूप में बना लेती है ना। फिर उसके बाद उसे पता होता है कि अगली बार जब अगर ये स्टिमुलस आएगा मेरे सामने, तो मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है या फिर रेस्पॉन्स देना है। अब एमिगडाला, कोई भी स्ट्रेस आने के बाद एमिगडाला हाइपोथैलेमस को तुरंत मैसेज भेजता है कि बॉडी स्ट्रेस में है, माइंड स्ट्रेस में है, तुरंत कुछ करो। हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल ग्लैंड्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट होने के लिए कह देता है। फिर उसके बाद ये सारे एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, जो कि एपिनेफ्रिन काम डाउन करने के लिए हमें मदद करती है, हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और एड्रेनलिन उस स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए हमें मदद करती है। तो ऑल टुगेदर क्या होता है कि हम अगर स्ट्रेस को डील कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन के तहत हम उस चीज को डील कर पाए, स्ट्रेस को डील कर पाए। नहीं तो क्या होगा, उसी फेज में हमारा राइट साइड ऑफ स्क्रीन में देखिए, जहां पे प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस लिखा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारे बॉडी में ना, हमारा न्यूरॉन सीक्रेट करता है एसिटाइल कोलिन, ये भी स्ट्रेस से डील करने के लिए ही करता है। एक तो एमिगडाला जब एंगेज करता है तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, उधर से न्यूरोट्रांसमीटर भी एसिटाइल कोलिन सीक्रेट कर रहा होता है। फिर बात हाइपोथैलेमस पे ही आता है, अगर हम लोग स्ट्रेस को टाइमली कोप अप नहीं कर पाते हैं, उस टाइम अब बॉडी का सिस्टम को जो है अब समझ में नहीं आता है, फिर वो क्या करता है, फिर से नर्वस सिस्टम और एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है कि स्ट्रेस कोपिंग के लिए हार्मोन सीक्रेट करो। फिर सिंपैथेटिक और एड्रिनल नॉर एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल सीक्रेट करता है, ताकि उस स्ट्रेस से लंबे समय तक डील करने की
क्षमता इंसान में बढ़ जाए। तो देखिए हमारे ऊपर है, अगर हमने स्ट्रेस को शांत कर लिया तो हार्मोन सिक्रेशंस भी नॉर्मल हो गया, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। अगर नेक्स्ट फेज में अगर हम चले जाते हैं, जब कंटिन्यूअसली स्ट्रेस रहते हैं, तो उस टाइम नॉरएपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन के रूप में हमारे ब्लड स्ट्रीम में लगातार दौड़ता है, और उससे क्या हो जाता है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंप्लीटली एक्टिवेटेड मोड पे ही रह जाता है, सस्टेन हो जाता है उसका एक्टिवेशन। अब यहाँ से तमाम प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। अब देखिए ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सिंपैथेटिकली डोमिनेंट नर्वस सिस्टम में ग्राफ कितना ऊंचा ऊंचा तक जा रहा है ना, कि हमारा दिमाग जो है पूरी तरीके से बहुत ही डिफिकल्ट फेज में चला जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, और किसी भी स्टिमुलस को या फिर कोई भी सिचुएशन को बहुत ही खतरे की तरीके से दिखता है पहली फेज में, है ना। और बहुत ज्यादा टाइम वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ढूंढता रहता है ना। और इसके कारण क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्टिमुलस के प्रति बहुत ही हाइटेंड डेंजर के साथ अगर रिस्पॉन्स करने के एटीट्यूड डेवलप होने के बाद एंग्जाइटी हो जाती है ना, और फिर धीरे-धीरे इंसान डिप्रेसिव भी हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पूरी तरीके से थ्रू आउट 24 ईयर्स सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? पैरासिम्पैथेटिकली डोमिनेंट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे योग निद्रा का आपको सही तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पैरासिम्पैथेटिकली डोमिनेंट नर्वस सिस्टम क्या करती है कि स्ट्रेस है, लेकिन अगर इंसान पूरी तरीके से शांत रहेगा तो वो डील कैसे करेगा? तो पैरासिम्पैथेटिकली डोमिनेंट नर्वस सिस्टम में वो स्ट्रेसर से डील करने के लिए एक रिक्वायर्ड स्ट्रेसर्स जो है हार्मोन से सीक्रेट करती है, और उस फेज में स्ट्रेसर्स के साथ डील करने के बाद वो वापस मस्तिष्क को, है ना, हमारे ब्रेन को शांत कर देती है ना, और बहुत जल्दी रिलैक्सेशन फेज पे चले आता है। तो उस तरीके से आप भी थोड़ा सा अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज से, कि जब हम बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं तो हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना, हैप्पीनेस की स्टेट में आ जाते हैं। और कोई भी सिचुएशन अगर हमारा दिमाग में बैठ जाता है तो हम स्ट्रेस रहते हैं, हम सोते हैं, हम बहुत ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना। तो हमारा टारगेट क्या है? पैरासिम्पैथेटिकली डोमिनेंट नर्वस सिस्टम, जो कि योग निद्रा के प्रैक्टिस से आएगी। अब देखिए इसमें से फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस से शुरू करते हैं, है ना। आप लोगों को कौन सी स्ट्रेस फील होती है जनरली, है ना। ये फिजिकल सिम्टम्स है स्ट्रेस का, जैसे सिर दर्द होना, थकावट होना, अ, सोने में कठिनाई है, कंसंट्रेट करने में कठिनाई, चिड़चिड़ा होना, मुँह सूखना, है ना, बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ अटैक होते रहना, वेट गेन करते हैं या फिर लॉस करते हैं, बॉडी टेम्परेचर वेरिएशन होता रहता है, डाइजेशन रप्चर हो जाता है ना। फिर हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, आर्टरीज, वेन्स में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर खुद बढ़ जाता है ना, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, ब्रीदिंग रेट्स बढ़ जाते हैं, अस्थमा, आर्थराइटिस, अ, फिर उसके बाद यूरिनेशन, डेफिकेशन, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें कहीं न कहीं हमारे रप्चर हो जाते हैं, अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेट रहता है तो। कॉग्निटिव सिम्पटम्स में हम हमेशा चिंता कर रहे होते हैं, है ना, हमारा विचार में कंट्रोल नहीं होता है, हम भुलक्कड़ हो जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जजमेंट बहुत वीक हो जाती है, और कोई भी पहलू सिचुएशन का हम नेगेटिव साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिहेवियरल सिम्पटम्स में वही एपेटाइट की बात आ गई। फिर हम काम को टालना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर ये हो जाता है कि हम अपने सेफ ज़ोन में होते हैं, या फिर हम सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, काम नहीं करने जाएँगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे। या तो फिर हम अगर स्क्रीन पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, तो हम उसी पे टिके रह जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में अगर स्टेज बढ़ जाता है, उसमें बिहेवियरल सिम्पटम्स में, तो हम ड्रग्स भी लेना शुरू कर देते हैं। हम एंटी डिप्रेशंस मेडिसिन्स लेते हैं, और बहुत सारे नर्वस बिहेवियर्स करना शुरू कर देते हैं। अगला है इमोशनल सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस, है ना? ये जैसे हम लोग को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप इनिशिएट करने जा रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, एंग्जायटी होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है, मोटिवेशन का सोर्स नहीं होता है। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहे होते हैं, आजकल बहुत लोग सर्च कर रहे होते हैं कि मोटिवेशन कैसे लाया जाए? तो मोटिवेशन लाया जा सकता है परमानेंट, कि आप अगर योग निद्रा का प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें, है ना? और सही टेक्निक से करें। डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स है ना? कांस्टेंट प्रेशर में रहने की है, फैमिली फ्रेंड से भी हम विथड्रॉ कर लेते हैं, और अपने आप को खराब मानते रहते हैं, या फिर अनवर्दी मान रहे होते हैं, सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम महसूस हो रही होती है।
है ना, हम लोनली लोनली सा रहते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं सिम्टम्स के रूप में है। आप लोगों के अंदर इस तरीके की कोई सिम्टम्स है ना, जो मैंने बताया आपको, इमोशनल सिम्टम्स है ना, फिर उसके बाद आपको बिहेवियरल सिम्टम्स है, वो सारी चीजें आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। फिर अगला है योग निद्रा का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी बॉडी की सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, जिसमें 3 अहम नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा रिप्रेजेंट करती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, पिंगला रिप्रेजेंट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और सुषुम्ना डिनोट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इड़ा पिंगला का कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा सबसाइड करते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना। और इसमें मैं आप थोड़ा सा आपको बेसिक डिफरेंसेस जो है हिप्नोसिस में और योग निद्रा में, थोड़ा सा मैं उस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा। हिप्नोसिस में एक तो हिप्नोसिस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट टेक्निक है ना, जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। और इस स्टेज में भी आपको बहुत ही ज्यादा डीप रिलैक्सेशन होगा। हिप्नोसिस का मतलब माइंड पे कंट्रोल कोई कर लेता है, अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप गलत हैं। हिप्नोसिस बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और डीप विद इन आप पूरी तरीके से रिलैक्स कर पाते हैं। अब इसको योग किस तरीके से बताती है कि इड़ा और पिंगला का शट डाउन करना है ना, उसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, उसका फंक्शनिंग जो है क्लोज कर देते हैं, उसका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन को शट डाउन कर देते हैं, तो इंसान पूरी तरीके से रिलैक्स के फेज में चले जाता है और वो अपने आप को स्ट्रेस रिलीज जैसा, स्ट्रेस फ्री जैसा फील करता है। अब योग निद्रा में क्या होता है कि इड़ा पिंगला का कोऑर्डिनेशन तो शट डाउन होता ही होता है, लेकिन ये सुषुम्ना का एक्टिवेशन शुरू कर देती है। जैसे हम लोग योग निद्रा के टाइम पे जब हम लेटते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिर ना बाईं तरफ हो ना दाईं तरफ हो, वरना क्या होगा कि हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसे किस तरीके से रहना है। अगर हम स्ट्रेट रहते हैं ना, हम सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहे होते हैं, तो उस टाइम ये चांसेस बन जाता है कि हमारा सेंट्रल चैनल जो है सुषुम्ना का, वो एक्टिवेट होता है योग निद्रा के टाइम पे। अब योग निद्रा जो मैं हायर अवेयरनेस की बात कर रहा था, उसको एक्टिवेट करेगा। फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जो मैंने पहले भी बोला था कि एक अलग से स्टिमुलेशन शुरू हो जाते हैं, है ना, और वो हमारे ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको पूरी तरीके से हाईली फंक्शनल बना देती है। जब हम सेंसेस से अपने आप को कट कर रहे होते हैं, कर पाते हैं, तो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होती है, तो वो स्टेज में हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और हमारा दिमाग भी शार्प हो जाता है। और स्ट्रेस बहुत छोटी सी चीज़ हो जाती है, हम चाहें तो हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, हम दूसरों को भी चेंज होने के लिए हम कर सकते हैं। हमारी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी है ना, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, उस चीज को भी योग निद्रा बहुत ही ज्यादा डेवलप कर जाती है ना। हॉर्मोन्स है, हमारा मेमोरीज है, सेंसेशन ऑफ इमोशंस है, उस पर भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस अब क्या करता है कि वो सारे स्ट्रेस जो हमने फील किए हैं, हमने एक्सपीरियंस किए हैं, या फिर जब हम कांटेक्ट में आते हैं, तो वो जब स्ट्रांग होता है उस चीज को डील करने के लिए, तब बहुत ज्यादा वो पैनिक क्रिएट नहीं करता है बॉडी में। तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल सिक्रेशंस नहीं होते हैं और कहीं न कहीं हम रिलैक्स्ड फेज़ में ही रहते हैं। अब बात करते हैं योग निद्रा। तो अ, ये हम समझ सकते हैं कि इसमें हम अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करने की क्षमता डेवलप करते हैं और साथ-साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं। और ये लगातार करने से आपका अ, आज्ञा चक्र जो आप लोगों ने सुना होगा, है ना? उसका एक्टिवेशन शुरू होता है। और आज्ञा चक्र से अब आप लोग बहुत सारे सिद्धियाँ-विद्धियाँ के चक्कर में मत पड़िएगा, है ना? आप बस इतना टारगेट रखिए कि आप बेहतर हो, है ना? और आपका स्ट्रेस कोपिंग बढ़े, है ना? उस चीज़ को आप फ़ोकस करिए और आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो, है ना? उस तरीके से आप जो भी संकल्प लेंगे योग निद्रा के सेशन में, हम आपको बताएँगे उस चीज़ को। तो बेनिफिट्स अल्टीमेटली, योग निद्रा आपका जो ऑटोनॉमिक है उसको पूरी तरीके से जब नियंत्रण कर लेता है ना, हमने बहुत ही डिटेल में उस चीज़ को समझा। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना?
फिर आपका कॉग्निशन और प्रोडक्टिविटी भी पूरी तरीके से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपके देखेंगे आपकी आपकी जो हैबिट्स थी, टेंडेंसीज थी, है ना, पुराने संस्कार थे, वो भी कहीं न कहीं चेंज होता चला जाएगा और एक अचानक से आपको लगेगा कि एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आने लगा है। ग्रेजुअली क्या होगा कि आपका सत्व लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना? रजस कम होगा, तमस पूरी तरीके से कम हो जाएगा और ये मैं आपको गुण के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ क्योंकि सत्व, रजस और तमस इन तीनों चीज़ों का प्रोपोर्शन भी हमारे बॉडी में बहुत ही बॉडी और माइंड में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो सत्व का गेनिंग हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि रजस आपको पता है कि वो एक्टिवेशन फेज़ में रहता है, एक्टिव रहता है, तो उसको जब हम शांत करते हैं सिम्पैथेटिक को, तो रजस गुण भी धीरे-धीरे शांत होता है बॉडी में। फिर आता है विल पावर और डिटर्मिनेशन, है ना? हमारे अंदर की इच्छा शक्ति और उसके बाद संकल्प शक्ति जो है, इसको बढ़ाती है। और एक बहुत ही कोर बेनिफिट आपको जो मिलेगा योग निद्रा को स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ में, वो है इंट्यूशन ऑफ आइडियाज़, कांसेप्ट्स और क्रिएटिविटी, है ना? ये सारी चीज़ें आप जब उस स्टेज में आप रेस्ट करेंगे तो बहुत जब शांत हो जाएँगे, बॉडी पूरी तरीके से शांत हो जाएगी, माइंड बहुत ही पूरी तरीके से जब शांत हो जाएगी, तब आपको आइडिया का फ्लो है ना? कोई भी चीज़ पे आप जब सोचेंगे, है ना? आप उस पे अपना दिमाग थोड़ा-सा बस लगाएँगे कि हाँ, इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ आइडिया मिल जाता, तो ये स्टेज में योग निद्रा के स्टेज में आपको वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। कितने लोगों को मिला भी होगा, है ना? तो आप लोग हमें बता भी सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि किस फेज़ में आप जब रहे हैं घर पे या फिर कहीं भी आप रहे होंगे, तो उस टाइम आप लोगों को किस तरीके से आइडिया ऑटोमेटिकली हिट करती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योग निद्रा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसी को बताने ही जा रहा हूँ। तो देखते हैं, है ना? कुछ सवाल भी होंगे, मैंने कुछ सवाल इसमें मैं आप जनरेट कर सकें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप जल्दी से जल्दी उसको आप डिप्लॉय कर दीजिए, है ना? आप लिख के कमेंट कर सकते हैं। जैसे कौन प्रैक्टिस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? तो बता दूँ योग निद्रा जितने भी प्रकार के डिजीजेस है, जो भी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेंटल कॉम्प्लिकेशंस, आपका ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो, हाइपरटेंशन हो, है ना, आपको आर्थराइटिस हो, आपको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, आपको एंजाइटी हो, है ना, डिप्रेशन हो, सब में योग निद्रा पूरी तरीके से आपको इफेक्टिव रहेगा। अ, उसमें हम कोई भी तरीके का डिफरेंशिएट नहीं करते हैं और हेल्दी लोग तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट तो हेल्दी लोगों को भी लेना चाहिए, है ना? व्हेन टू प्रैक्टिस, अब आप योग निद्रा कभी भी कर सकते हैं जब भी आप मेंटली फ्री हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गेस्ट आने वाला है या फिर मैं मीटिंग में जाने वाला हूँ, है ना? तो उस टाइम क्या होगा कि आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाएँगे। तो आप ये फाइंड आउट कर लें कि आप किस टाइम पे थोड़ा-सा अल्फा स्टेट में हो और उस टाइम पे आप योग निद्रा अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं आप मेंटली फ्री होते हैं। कोई बर्डन नहीं होता है, तो उस टाइम आप बहुत आसानी से करते हैं। 24 घंटा में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, सुबह सो के उठ के कर सकते हैं या फिर दिन में किसी भी टाइम। कितना लंबा तक प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ये फिजिबिलिटी पे है। अगर आप फुल इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, है ना, योग का, तो वो 45 मिनट का सेशन होगा, लेकिन उसको हम शॉर्ट कर भी सकते हैं, है ना? हम 10 मिनट का सेशन कर सकते हैं, 12 का, 15 का, 20 का, है ना? वो एक्सटेंड कर सकते हैं। कई लोग 45 मिनट से भी पार तक भी करना चाहते हैं, तो वो भी करते हैं, है ना? तो इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम इसलिए मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि मिनिमम आपको 10 मिनट्स तो लगेंगे ही, है ना? उस स्टेज में पहुँचने के लिए, वरना क्या होगा कि हम बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहेंगे और हमें उस तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। अब खुद से योग निद्रा का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? मैं योग निद्रा अ, खुद से हम करें या कैसे करें, है ना? तो बेटर होगा कि आप या तो इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शंस पे करिए या फिर कोई ऑडियो आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उसके साथ करें क्योंकि आप खुद से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सो जाएँगे। तो बेटर होगा कि इंस्ट्रक्शन को यूज़ करें, फिर उसके बाद हम खाना खा के कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद ही क्वेश्चन जनरेट करा हुआ है, आपके पास कोई क्वेश्चन्स है तो आप लिखते रहिए, है ना? हमें पता चलना चाहिए। आप सोए नहीं, है ना? खाना खाने के बाद बहुत ही चांसेस है कि आप डेल्टा वेव्स में जा सकते हैं बहुत क्विकली क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो नींद लाएगी। तो अगर आप
नींद में ना जाते हुए अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, वरना आप 10-15 मिनट आधे घंटे बाद कर लीजिए। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप इसमें हमें पता चलने देना चाहिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग की बात आई तो रिकॉर्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल मैग्नीफाइंग कॉग्निशन है ना, यूट्यूब चैनल है, उस पे इंग्लिश में योग निद्रा का इंस्ट्रक्शन जो है मैंने रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड करा हुआ है, मैग्नीफाइंग कॉग्निशन। हिंदी में मैंने अभी नहीं करा हुआ है, लेकिन आपको हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अभी का सेशन जो होगा वो लाइव होगा, है ना। हम लोग अभी का सेशन जो है 20 से 25 मिनट का लाइव होगा। किसका बेस्ट है क्वेश्चन आया हुआ है, उस चीज को हम, हाँ योग या क्लासिकल डांस, योग के बाद तो करना ही चाहिए। अगर हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लोग योग प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में लेकिन योग निद्रा या फिर शावासन नहीं करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बनता है कि आपका बॉडी थोड़ा सा स्टेंट रहेगा दिन भर, है ना। तो बेटर होगा कि अगर आप 20 मिनट का भी कम से कम योग निद्रा या शावासन कर लें तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं योग निद्रा का स्टेजेस, है ना। ये 8 स्टेजेस होते हैं योग निद्रा का। इंटरनलाइजेशन है जिसमें हम अपने माइंड को अपनी तरफ लाते हैं, है ना, सेंस ऑर्गन से डिटैच करने की कोशिश करते हैं। संकल्प लेते हैं जो मैंने आपको बताया, है ना। इसमें संकल्प जो भी आप ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से आप लेना चाहें, है ना, जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करे, कोई भी प्रॉब्लम से उबारे, उस तरीके का संकल्प आप ले सकते हैं, है ना। कोई बेहतर यूट्यूब बेस्ट रिकॉर्डिंग मैं आपको सेशन के बाद बता दूंगा। फिर उसके बाद हम कॉन्शियसनेस को रोटेट करते हैं अपने पूरे बॉडी पे, है ना, अवेयरनेस को रोटेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेशन अवेयरनेस है, मैनिफेस्टेशन ऑफ अपोजिट मैं आपको अभी कराऊंगा तो पता चल जाएगा आपको। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। फिर उसके बाद हम संकल्प को दोहराते हैं, है ना, और अवेयरनेस में पुनः वापस आ जाते हैं। तो ये योग निद्रा का ये जो स्टेजेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग करेंगे योग निद्रा का प्रैक्टिकल करेंगे अभी, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जहां भी हैं, कमरे में हैं या फिर अपने घर पे तो हैं सभी लोग, डेफिनेटली लेट जाएं शवासन में, है ना। जिस पोजीशन में आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ आपके कमर के बगल पे हो, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप हो, और आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अपने मन को पूरी तरीके से अपने पास रखिए। आपके सेंसेस के जो भी स्टिमुलेशन है अपने पास ले जाइए। अभी जो थेरेटिकल सेशन हुआ तो आप काफी ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे, आपके दिमाग में स्लाइड्स के इमेजेस या फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अराइज हो रहे होंगे, लेकिन अब आप पूरी तरीके से इंटरनलाइज हो जाइए। आंखें बंद करके रिलैक्स करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब आसपास के आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे। कुछ भी हो सकता है, टेलीविजन चल रहा होगा या फिर घर पे कोई लोग बात कर रहे हैं, है ना, या फिर पेट डॉग है, बिल्ली है, या फिर घर में कोई बच्चा बात कर रहा है, या फिर बाहर कोई ऑटोमोबाइल चल रहा है उसका आवाज को आप सुने। धीरे धीरे अपना अवेयरनेस अपने पास ले आइए, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करिए। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं।
यही से एक संकल्प लीजिए। संकल्प बहुत ही छोटा हो, सरल हो, और जो कि आपके अंदर से आई हो, है ना, जिस चीज में आप डेवलप करना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, है ना, उस तरीके का संकल्प आप लीजिए। संकल्प को 3 बार दोहराइए। संकल्प को 3 बार दोहराइए। अंदर से डिटरमाइंड हो जाइए कि उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे चेंज लाना है, या फिर उस तरीके से मुझे उसे रिजॉल्व करना है। अगले योग निद्रा के सेशन के दौरान आप ये संकल्पित हो जाएं कि उस चीज को आप बहुत ही गहरे से डील करने वाले हैं। अब अपनी चेतना को, अपने अवेयरनेस को पूरे शरीर में, सिर से लेके पांव तक जोर से घुमाइए। आपको मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। सिर से पैर तक जोर से घुमा। सांस प्रश्वास पे रेशन। सभी जिस स्थिति में हैं उसी में रहें। अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होइए। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अपनी स्थिति को बनाए रखें। पूरी एकाग्रता श्वासों पर, पूरी सजगता अपने शरीर पर। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें।
अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। सिर के विभिन्न, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अपना ध्यान ले जाएं। शुरुआत करें अपने पैर की तरफ से। अपने पैरों को मन ही मन देखने का प्रयास करें। अपने बायां पैर की उंगलियां, तलवे, घुटने, पूरा बायां पैर। अपनी सजगता को उसी तरह बनाए रखें। अगले निर्देशों का ध्यानपूर्वक सुने। अगले निर्देश जिस तरह से दिए जाएंगे उसके अनुसार करें। अपनी चेतना को आपके दाहिने कंधे में ले जाइए, दाहिने कमर पे ले जाइए, दाहिनी जांघ पे ले जाइए, दाहिने घुटने में ले जाइए। आपका दाहिने पैर का काफ मसल्स, एंकल, एडी, टो, आपके दाहिने पैर के संपूर्ण उंगलियों पे आपका चेतना को ले जाइए। फिर से अपनी चेतना को बाएं हाथ की अंगुलियों पर ले जाइए, बाएं हाथ की हथेलियों पर ले जाइए, हथेली के पीछे वाले हिस्से पर ले जाइए, कलाई पर ले जाइए, कोहनी पर ले जाइए, बाएं कंधे पर ले जाइए, बाएं कमर पे ले जाइए, बाएं जंघा पर ले जाइए, बाएं घुटने पर ले जाइए, बाएं पैर के काफ मसल्स, फिर एंकल, फिर एडी, फिर टो, और फिर बाएं पैर के संपूर्ण एरिया पर ले जाइए अपनी चेतना को। फिर लंबर एरिया पर ले जाइए, आपके बाएं नितंब, दाहिना नितंब, बायां स्कैपुला, दाहिना स्कैपुला। धीरे से अपनी चेतना को शरीर के आगे वाले हिस्सों पर ले जाइए। सिर के ऊपर वाले हिस्सा पर ले जाइए। फिर दाहिने भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य का केंद्र पर ले जाइए। फिर दाहिना आंख, बायां आंख,
दाहिने गाल, बायां गाल, दाहिनी नासिका, बाईं नासिका, आपका सिर का आगे वाला हिस्सा, वहां पर अपने चेतना को ले जाइए। फिर सिर का दाहिने वाला हिस्सा पर ले जाइए। सिर का बाएं हिस्से पर ले जाइए, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर। फिर दाहिने कान की तरफ ले जाइए, फिर बाएं कान की तरफ ले जाइए, सिर का पीछे वाला हिस्सा पर ले जाइए, ऑसिपिटल एरिया पर, गर्दन के पीछे वाले हिस्सा पर। अब अपनी चेतना को फिर से सिर से लेकर पांव तक जोर से घुमाइए। ध्यान रखिएगा, आपको सोना नहीं है। और अपनी कंसंट्रेशन को बहुत ही रिलैक्सिंग वे में रखिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस है, छूट भी जाए, नहीं सुनाई दे रही होगी, उसे बिल्कुल पूरी तरीके से अपने माइंड को अलर्ट मत करिएगा। रिलैक्स, पूरी तरीके से आपकी शरीर रिलैक्स्ड कंडीशन में है, माइंड रिलैक्स्ड। उस रिलैक्सेशन को महसूस करें। कोई भी थॉट ना आने दें। पूरी सजगता आपके अपने शरीर। अब यहाँ से कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको उस चीज को कल्पना करना है, इमेजिन करना है। जलती हुई मोमबत्ती। इमेजिन करें, जलती हुई मोमबत्ती। इमेजिन करें, जलती हुई मोमबत्ती। घना जंगल, घना जंगल, घना जंगल, घना जंगल। बहुत तेज वर्षा, बहुत तेज वर्षा, बहुत तेज वर्षा, बहुत तेज वर्षा। उगते हुए सूरज का दृश्य, सुबह का उगते हुए सूरज का दृश्य, सुबह उगते हुए सूरज का दृश्य। अब कल्पना करें, सूर्यास्त के समय में उड़ रही पंछियां, सूर्यास्त के समय उड़ रही पंछियां, सूर्यास्त के समय उड़ रही पंछियां। बर्फ से ध्यान रहे, सोना नहीं है, विचारों में खोना नहीं है। उड़ती हुई पंखियों को मानसिक कल्पना के साथ जोड़ें। असीम रेगिस्तान, रात के आकाश में तारे, रात के आकाश में तारे, रात के आकाश में तारे। पूरा चंद्रमा, पूरा चंद्रमा, पूरा चंद्रमा। समुद्री हवा, समुद्री हवा, समुद्री हवा।
समुद्री तूफान, समुद्री तूफान, समुद्री तूफान, अनंत तूफान, अब अपनी सजगता को फिर से अपने पास ले आइए। आप योग निद्रा की स्थिति में लेटे हुए हैं। अगले जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसे फिर से आपको कल्पना करना है। आपका शरीर ठंडा हो रहा है, आपका शरीर शांत हो रहा है, आपका शरीर शांत हो रहा है, आपके शरीर ठंडा हो चुका है। उस बर्फ की सेंसेशन को फील करने का कोशिश करिए। बर्फ की सेंसेशन को फील करने का कोशिश करिए। पूरी तरीके से आपका मन मस्तिष्क ठंडा होता हुआ महसूस करिए। अब कल्पना करें कि आपका शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। आपका शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इमेजिन करिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अब कल्पना करें कि आपका शरीर बहुत ही हल्का हो चुका है। 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 आप आसमान में उड़ रहे हैं। आपका शरीर बहुत ही हल्का हो रहा है, हो चुका है, और आप आसमान में उड़ रहे हैं। अब कल्पना करें आपका शरीर भारी हो रहा है। आपका शरीर भारी हो रहा है। आपका शरीर भारी हो रहा है। उस भारीपन को महसूस करिए। आप ये कल्पना करिए कि आप धरती के अंदर जा रहे हैं। ये कल्पना करिए कि धरती के अंदर आपकी भारी शरीर जा रही है। कल्पना करें धरती के अंदर आपका भारी शरीर जा रही है। वहां से फिर से अपनी श्वास प्रश्वास पर सजग हो जाइए। आपकी पूरी सजगता आपकी आती जाती श्वास प्रश्वास पर। आपकी पूरी सजगता आपकी आती जाती श्वास प्रश्वास पर। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। पूरी सजगता आपकी आती जाती श्वास प्रश्वास पर। जो संकल्प आपने शुरू में लिया था उसे फिर से दोहराएं। जो संकल्प आपने शुरू में लिया था उसे फिर से दोहराएं। जो संकल्प आपने शुरू में लिया था उसे फिर से दोहराएं। 3 बार अपने लिए हुए संकल्प को दोहराइए। अपने लिए हुए संकल्प को 3 बार दोहराइए। अपने लिए हुए संकल्प को
3 बार दोहराइए। आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। आपका शरीर शवासन की स्थिति में योग निद्रा करते हुए उस शरीर को महसूस करिए। आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं। उस रिलैक्सेशन को महसूस करिए। आपका मन शांत, इमोशंस शांत, आपके शरीर भी पूरी तरीके से शांत। पूरी सजगता आपके संपूर्ण शरीर पर, आप जिस जगह पर लेटे हुए हैं उस जगह के बारे में सजग हो जाइए। फिर धीरे धीरे बाहर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। आंखें बंद रहेंगे। बाहर की आवाज को सुनने का प्रयास करिए। हवा चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, कोई म्यूजिक बज रहा है, घर पे कोई लोग बात कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है, जा रही है। उन आवाजों को सुनने का प्रयास करिए। धीरे धीरे दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाइए। धरती से सटा हुआ सिर के ऊपर 180 डिग्री में ना, 180 डिग्री में आप अपने हाथ को पूरा ले जाइए ऊपर। दोनों हाथों को लॉक करिए और शरीर को खींचिए आंख बंद रखते हुए। स्ट्रेच करिए अपने बॉडी को, आंखें बंद रखें, खींच के रखें बॉडी, रिलैक्स करें, आंखें बंद रखें। आराम से दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करें, नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। दोनों हाथों को सिर के नीचे ले जाएं। बॉडी को हल्की सी ट्विस्ट करें, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और धीरे धीरे बाईं करवट लेट कर उठकर बैठ जाए। आंखें बंद ही रखें। अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आंखें बंद रखिए। उसे बरकरार रखिए। आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं, रिजुविनेट हो चुके हैं। आपके अंदर वो शांति, इस चीज के लिए हम बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, वो शांति आपको मिली हुई है। अब धीरे धीरे दोनों हथेली आपस में रगड़िए। हथेली को गर्म करिए। दोनों हथेली आपस में रगड़िए और चेहरे से लगाइए। आंखें बंद रखिए, चेहरे से लगाइए। धीरे से हथेली से ढकते हुए ही आंखों को खोलिए। धीरे से हथेली को ढकते हुए ही आंखों को खोलिए। हाथ नीचे कर लीजिए। ये हमारा योग निद्रा का सेशन आधे घंटे का रहा। 30 मिनट का यह सेशन रहा है आज का।
और आप लोग बता सकते हैं कि किस तरीके की डिफिकल्टीज आपको आ रही थी जब आप योग निद्रा प्रैक्टिस कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, और ऐसी कौन सी थॉट्स या इमोशंस आपको परेशान कर रही थी। कुछ लोग होंगे काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को कर रहे होंगे, इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे होंगे। तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे आज के सेशन के बारे में, है ना, योग निद्रा का थ्योरी से लेके, है ना, योग निद्रा प्रैक्टिकल तक, उस चीज़ को आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं अभी, है ना। हाँ, यूट्यूब बेस्ट रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, मैं एक्चुअली अभी लाइव फ़ोन से, मुझे चैनल का नाम याद नहीं है अभी, लेकिन लिव हॉलिस्टिक के पेज में, है ना, उस चीज़ को हम अवेलेबल करवाएंगे। आप लिव हॉलिस्टिक पेज को लाइक करिए, और लिंक जो है, जो चैनल है जेन्युइन, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हिंदी में रिलैक्स करवाएगी, आप उसको सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिसे नीलाचल जी। करा। और एक चीज कि अभी जो प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी का क्रम हम लोग शुरू करेंगे, और उसमें हमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं सर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि लगभग 15 से ज्यादा प्रश्न आए हैं अभी तक में, और अभी भी हाथ लोगों के उठ रहे हैं, हैंड रेज हो रहे हैं कि वो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। जो लोग यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न पूछ रहे थे उन लोगों से, कि सबसे पहला जो प्रश्न इस पूरे सेशन में है, तो आप भी जिनके मन में प्रश्न है वो अपने तैयार कर लें। और ये प्रश्नोत्तरी का क्रम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्न लें, और सर से भी निवेदन करेंगे कि वो अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब भी दें अच्छे से, ताकि श्योर। जी। तो सबसे पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, वो दिग्विजय सिंह जी का था, कि हम लोग हाउ कुड वी हैंडल एंजाइटी प्रॉब्लम विद योग निद्रा। अच्छा, एंजाइटी आपको कोई भी स्ट्रेसर से होती है। जब स्ट्रेस आपके अंदर पूरी तरीके से गड़ जाती है ना, तो उस चीज के ख्यालात से ही आपको एंजाइटी आती है। अब योग निद्रा का प्रैक्टिस अगर आपने अभी करा होगा, तो योग निद्रा के प्रैक्टिस में अगर आप पूरी तरीके से मेरे इंस्ट्रक्शंस पे कंसंट्रेट कर पाए होंगे, तो डेफिनेटली उस मोमेंट के दौरान, है ना, आपका वो एंजाइटी वाला जो स्टिमुलस था उससे एक डिटैचमेंट हुई, है ना, आप उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन जब आपने उस इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई किया अपने बॉडी पे, है ना, अपने माइंड पे, आपने अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करा, तो जब हम डिटैच करते चले जाएंगे, है ना, और ये ड्यूरेशन, आप अगर एंजाइटी आपके अंदर ज्यादा है तो आप 40-45 मिनट्स का सेशन करें जरूर, है ना, जिससे कि आपको फुल इंस्ट्रक्शंस के दौरान आपको ये एंजाइटी धीरे धीरे रिड्यूस होता हुआ मिलेगा योग निद्रा से। और ये नेचुरली होगी, है ना। करना क्या है आपको कि आप कोई भी तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होइएगा, है ना। योग निद्रा के टाइम में आप पूरी तरीके से फ्री होने के बाद, रिलैक्स होने के बाद, कि हाँ नहीं मुझे करना है रिलैक्स, तो आप डेफिनेटली, एंजाइटी हो रही है तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको एक माइंड मेकअप तो करना पड़ेगा कि हाँ मुझे सावधानी में भी लेटना है या फिर इंस्ट्रक्शन भी सुनना है। तो इतना करने के बाद आपको जरूर हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, यहाँ पर हैंड रेज हो रहा है मीनाक्षी जी का, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। और मीनाक्षी जी, आपको अनम्यूट करना है, आप अपना प्रश्न। हेलो हाँ जी मीनाक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न करें। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उसको स्ट्रेस और कॉन्स्टिपेशन दोनों प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर हम योग निद्रा देते हैं तो स्ट्रेस तो रिड्यूस हो सकता है, पर कॉन्स्टिपेशन के बढ़ने के चांसेस शायद बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोल्ड जैसी चीजें हो रही है, मतलब वो रिलैक्स कर रहा है बॉडी को। तो क्या ये क्योर कर सकता है पाइल्स को? हाँ, कॉन्स्टिपेशन आपने सही बताया कि कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट की कमी होने के कारण ही कॉन्स्टिपेशन होता है। और डेफिनेटली योग निद्रा के सेशन में हम बॉडी को पूरी तरीके से काम डाउन करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, है ना, डिप्रेशन हो गया, है ना, इसमें योग निद्रा के सेशन को हम रिकमेंड नहीं करते हैं बेसिकली। कुछ पार्ट करते हैं, लेकिन उसमें हम और भी ज्यादा फायर एलिमेंट को इंक्रीज करने की तरफ करते हैं ना, जैसे प्राणायाम हो गया, या फिर और भी अदर योगिक टेक्निक्स है, आसन पोस्चर्स करते हैं। सर अगला प्रश्न जो है वो और कोई फेसबुक कुछ? से आता है, क्योंकि ये पूरा लाइव सेशन चल रहा था फेसबुक पर भी, तो वहां से भी कुछ प्रश्न आए हैं। मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। ये प्रश्न है वेद प्रकाश थवायत जी का। इनका प्रश्न है कि हाउ कुड वी हैंडल
एंजाइटी प्रॉब्लम? हाउ कुड वी हैंडल एंजाइटी प्रॉब्लम? और बस इतना ही था उनका प्रश्न कि अगर एंजाइटी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डील करें। तो जहां तक प्रश्न हो रहा है वो योग निद्रा के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि योग निद्रा के माध्यम से हम लोग एंजाइटी प्रॉब्लम को कैसे डील करें। हाँ, मैंने पहले भी बताया था, शायद ये पहला ही क्वेश्चन भी था, है ना, कि एंजाइटी को हम योग निद्रा से कैसे रिड्यूस करें। दो लोगों मैंने का एक ही उस सेम प्रश्न है। जी सर, अगला एक और प्रश्न है हाँ, ये फेसबुक से दीक्षा जामवाल जी का है कि हाउ वी कैन डिस्क्रिमिनेट मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस। हाँ, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, है ना। जैसे मेंटल क्या हो गया, आपका एग्जीक्यूटिव माइंड हो गया, है ना, जिसमें कि हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर कोई भी चेंज के साथ हमें डील करनी है। लेकिन इमोशनल जो पार्ट हो गई वो क्या हो गई, लव हेट का हो गया, है ना, सक्सेस फेलियर का हो गया, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, या फिर फियर हो गया, या फिर एंगर हो गया। तो जो भी चीजें आपको स्टिमुलेट करेगी वो पहले तो इमोशंस के रूप में वो स्टिमुलेट करती है ना। आपको पता चलेगा कि किस तरीके के इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, आपके हार्ट बीट तेज हो जाएंगे, है ना, सांसें छोटी पड़ जाएंगी, है ना, आपका दिमाग कंफ्यूजन स्टेट में चला जाएगा। और मेंटल क्या है कि आपकी एग्जीक्यूटिव पार्ट में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। शायद आपको आंसर मिलना होगा। नेक्स्ट। अगला प्रश्न इसी हमारे मेंबर्स में से ही है, शोभा रानी मैम है, इनका हैंड रेज है। मैम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपना प्रश्न करें। हेलो, गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग मैम। या श्योर, थोड़ा सा सर जोर से बोलेगा। हाँ, मैं बोल रही हूँ। I just wanted to ask, while I was practicing the session, यस। there was continuously concentration breakup. Just I was not able to imagine the things that you were telling continuously frequently, and whenever I was trying, there was some मतलब कि distraction was coming regularly. So how to deal with that? हाँ, योग निद्रा के टाइम पे ये चीज बहुत ही जरूरी है कि हमें बहुत ही ज्यादा उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए इंस्ट्रक्शंस के दौरान, है ना। तो ये क्या है कि आपकी माइंड की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तो पहली दफा अगर आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट करते हुए आप चले जाएंगे तो इसका मतलब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर बहुत कम प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस हुआ है तो वो भी जेन्युइन है ना, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, हमने आंख तो बंद कर ली लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड अलर्ट है। और फिर क्या है कि सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के मटेरियल्स है ना, उनके भी जो कंटेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन में पूरी तरीके से घूम रही है। तो वो क्या करती है कि आपने थोड़ा सा एफर्ट करा कॉन्सेंट्रेट करने का, फिर अगर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की कंटेंट अगर डोमिनेट कर जाती है तो आपका कंसंट्रेशन फिर से वो ब्रेक कर देगा, क्योंकि वो अंदर से पावरफुल है। तो अभी पावरफुल है ना। तो थोड़ा सा शुरू में आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होगा, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्रेजुअली आप जब करते चले जाएंगे, है ना, तो आप डेफिनेटली वो कंसंट्रेशन भी आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। थैंक यू। जी सर, अगला प्रश्न जो है वो प्रियमदा जी का है। जो उनका प्रश्न है कि कैन सर्वाइकल पेन कैन बी क्योर्ड बाय योग निद्रा? सर्वाइकल पेन क्या योग निद्रा से क्योर हो सकता है, ये इनका प्रश्न। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप योगा पोस्चर्स जरूर लें, है ना, योगा पोस्चर्स जरूर करें, क्योंकि योग निद्रा आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आप पे डिपेंड है ना। अब योग निद्रा के टाइम पे अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, या फिर आप नींद में चले गए, या फिर आप हाइपर एक्टिव बीटा स्टेट में है, तो उस टाइम क्या होगा कि आप अपने सर्वाइकल रीजन पे पूरी तरीके से अपनी कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएंगे। और जनरली आज के टाइम पे भी जो लोग उस चीज को कंसंट्रेट करते हुए अपनी बॉडी पार्ट को हील कर रहे हैं ना, आप लोग अगर देख रहे होंगे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंट्यूटिव माइंड से है ना, जिस चीज को हमने कहा था कि थीटा स्टेट में या फिर उस डीप लेवल पे जाके हम ऑर्गन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अगर आप योग निद्रा के टाइम दौरान अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली हील नहीं होगी।
तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि योगा पोस्चर करते रहिए। ये वही लोग कर सकते हैं जो योग निद्रा में पूरी तरीके से अपने आप को एक्सपर्ट कर चुके होते हैं, मास्टर कर चुके होते हैं, तो वो बिना योग पोस्चर्स के भी अपने बॉडी पार्ट्स को हील कर सकते हैं। नेक्स्ट। जी सर, क्योंकि समय का अभाव है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दो प्रश्न और ले लें। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि लावण्य जी का है। वो पूछ रही हैं कि सर अगर किसी को डिप्रेशन है तो योग निद्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने, हो सकता है कि मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान डिप्रेशन का नाम लिया था, लेकिन डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस टाइम हम योग निद्रा देके उनको और ज्यादा शांत नहीं करेंगे, है ना। उसका ऑपोजिट करेंगे, हम उन्हें एक्टिविटी स्टिमुलेशन के लिए कुछ चीजें देंगे, है ना, कुछ सिचुएशन देंगे जो कि हमारा साइकोलॉजिस्ट अच्छे से कर सकते हैं, या फिर वो योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उनको योग निद्रा के सब्स्टिट्यूट में हम सूर्य भेदी प्राणायाम दे सकते हैं, है ना। सूर्य नमस्कार का जो है सीक्वेंस है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और योग निद्रा ना दे तो बेहतर है। नेक्स्ट। आखिरी प्रश्न लूंगा सर। आखिरी प्रश्न है प्रीति जी का, जो पूछना चाह रही है कि योग निद्रा में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या ऑपोजिट थिंग्स पर फोकस करते हैं, लेकिन आपने कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का नाम लिया जैसे बारिश, सनराइज, सनसेट, समुद्री हवा। तो क्या ये जरूरी है कि इनका आप ध्यान करें? नहीं, उसमें मैंने ऑपोजिट्स भी बताए थे, आपको याद होगा। ठंडा और गर्म, हमारा शरीर ठंडा हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद हम हल्का महसूस कर रहे हैं अपने आप को, हवा में तैर रहे हैं, फिर भारी महसूस कर रहे हैं, है ना। ये अपोजिट्स में मैंने इंस्ट्रक्ट करा हुआ था। और जो आपने बाकी चीजें बताई वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन थी, है ना, वो भी योग निद्रा का हिस्सा है ना। तो अल्टीमेटली आप ये योग निद्रा के जितने स्टेजेस हैं उसमें आप देखेंगे कि आपने आंखें बंद कर रखा हुआ है, आप इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं, और एक आप इमेजिनरी इंटेलिजेंस या फिर इमेजिनरी माइंड आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप इमेजिन कर रहे हैं और फील कर रहे हैं, है ना। तो वो उस तरीके से इसका प्रोसीजर चलता है, और ये सारे स्टेजेस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। हम स्किप करेंगे तो शायद हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट। और आज का लास्ट प्रश्न है जो लावण्या जी का ही है। वो पूछ रही हैं कि सर अगर किसी को डिप्रेशन है तो नहीं करना चाहिए योग निद्रा, लेकिन डिप्रेशन रहता है लेकिन अभी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं क्या योग निद्रा का अभ्यास? डिप्रेशन अभी नहीं है। हाँ सर, इनका प्रश्न ऐसा ही कि उनको डिप्रेशन, अगर किसी को डिप्रेशन है तो नहीं करना चाहिए योग हाँ निद्रा, हाँ लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेट में अगर उनका डिप्रेशन वाली स्थिति नहीं है तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर डिप्रेशन वाली कंडीशन नहीं है तो आप बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर ये टारगेट भी रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करना है, जो कि आपके जो डिप्रेशन कॉजिंग एलिमेंट्स है उसको बहुत ही आसानी से टैकल कर पाएगी, है ना। आपका कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, आपका सेल्फ इमेज डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो योग निद्रा डेफिनेटली, अगर आप डिप्रेशन के स्टेट में नहीं है तो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ सर, ये शॉर्ट में था। और आखिरी प्रश्न अभी आया है कि प्रभु नारायण जी का है कि सर आपने कोल्ड एंड रिलैक्स फील करवाते टाइम अपने जमीन के अंदर या बारिश या और कुछ करवाने के पीछे क्या फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी इफेक्ट होता है? हाँ, ये चीज मैं उस टाइम भी बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने पूरा शायद एक्सप्लेन नहीं करा कि हम बाहर अपने सेंसेस को बाहर के स्टिमुलेशन से तो डिस्कॉन्टैक्ट कर देते हैं, लेकिन अब हम अंदर एक अलग से स्टिमुलेशंस को मास्टर कर रहे होते हैं, जो कि हम जब चाहें उस चीज को हम फील कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर हम बिना कुछ स्टिमुलेशंस का भी अगर हम अपने बॉडी में कोल्ड या हीट एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हैवीनेस एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, लाइटनेस एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, अपने चक्रों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक इंटरनल जो हमारा थीटा स्टेट का जो अवेयरनेस है वो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक वाला पार्ट है ना, उस पे कंट्रोल करने का पूरी तरीके से कमांड देता है और कंट्रोल धीरे धीरे होता भी चला जाता है। तो इसका फिजियोलॉजी भी वही है, हमारा हार्मोनल सिक्रेशंस को वो पूरी तरीके से कम कर देता है, जितनी आवश्यक है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है वो उसको रिलीज करेगा, नहीं तो ज्यादा नहीं करेगा, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट।
सर ये लगभग इतने प्रश्न थे, और भी कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हमको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने प्रश्न हो रहे हैं तो आप हमारे पेज पर या कहीं पर और पूछें, ताकि इसको हम लोग अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में भी रख सकें, क्योंकि समय की पाबंदी है। तो हम लोग अगले क्रम की ओर आगे बढ़ेंगे और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आज का जो सेशन आपको मिला, तो बीच में थोड़ी रुकावटें भी आई, लेकिन फिर भी सभी ने सहयोग करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सर अभी आप लोगों को सेशन दे रहे हैं वो भारत की बाउंड्री से बाहर है, नेपाल से वो आपको ये योग निद्रा के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सर के इंस्ट्रक्शंस को ले पाए, और जो भी जिनको भी इंस्ट्रक्शंस की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो हम लोग अवेलेबल करा देंगे फेसबुक पे लिव होलिस्टिक के पेज पर ही, जो आपको आराम से मिल सकेगी। और एक महत्वपूर्ण बात और कि जो सर बता भी रहे थे कि जिनको किसी भी तरह की सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उनको योग के अभ्यास करने चाहिए। इस तरह के बहुत सारे अभ्यास हैं जो आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से लगातार की जा सकती है। तो उसी के क्रम में हमने लिव होलिस्टिक का एक इनिशिएटिव है कि हर रोज 5 से 5:30 के समय फ्री योगा ऑनलाइन सेशंस आप लोगों को मिलेंगे, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में प्लीज अपने व्यूज कमेंट्स फेसबुक पे करें, क्योंकि ये जो सेशन हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, ये आपकी ही रिक्वेस्ट के बाद इसको रखा गया है, क्योंकि इससे पहले जो हमने सेशन किया था मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर, वुमेन्स हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर, तो उस पर ही बहुत सारे रिव्यूज कमेंट्स अलग से हमें क्वेश्चन आंसर सेशन करने पड़े थे, और उसी के बाद ये कंक्लूजन निकला। तो अगला सेशन किस टॉपिक पर हो इसको भी आप अवश्य बताएं अपने कमेंट्स के माध्यम से। और एक और छोटी सी बात कि अभी जैसा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए कुछ वीडियोस बनाए गए थे, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब के जो हमारे चैनल है उस पर। तो उस पर सारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान करने वाले आसनों के अभ्यास और जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होते हैं उस समय के दौरान के जो आसनों का एक प्रक्रम था उसको बनाकर अपलोड कर दिया गया है। आप उसे आराम से अवेलेबल आपको हो जाएगा, तो ये चीज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और कल और आज के सेशन से ही हमें इतना चीज समझ में आ गया कि जो हमें हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको बेहतर बनाने के लिए जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, योग के आसन प्राणायाम का अभ्यास है, और बहुत ही महत्वपूर्ण योग निद्रा का निरंतर अभ्यास हमें स्वस्थ रख सकता है। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, तो अपने शरीर के ऊपर इन सकारात्मक, इन पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट्स को, सकारात्मक प्रयोगों को करके हम लोग स्वस्थ और निरोगी हो सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से उन सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने फेसबुक पर हमें लाइव देखा, और उनका तो और ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके इस प्लेटफॉर्म पे, जूम के प्लेटफॉर्म पे हमें सुना, इसमें पार्टिसिपेट करा। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद मैं उनका करना चाहूंगा जिन्होंने हमें इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। कल के सेशन में स्मृति मैम और अदिति मैम ने हमारा मार्गदर्शन करा, और आज के सेशन में संजीव सर ने हमारा मार्गदर्शन करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निरंतर इस तरह के सेशंस आप लोगों से फिर भी समय के अंतर में करवाने का प्रयास करते रहेंगे ताकि सभी लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद सर। और जो भी एक डिस्क्रिप्शन है, जो भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड, उसको यहाँ पर दे दिया गया है जो वीडियोस थे। और कुछ शब्द अगर सर आप कुछ कहना चाहते हैं अंतिम, जो सभी के लिए एक तरह का आखिरी जो शब्द हो, जो एक 5 बुलेट पॉइंट्स में कि आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हो, प्लीज सर। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा लिव होलिस्टिक एंड टीम को, जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया, ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। जब सारे लोग स्ट्रेस्ड हैं उस टाइम इन्होंने वो प्रेरणा लिया, वो मोटिवेशन लिया कि क्यों ना हम लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसका पार्ट भी रहा। और नेपाल से आप लोगों को ये चीज़ मैं आपको डिलीवर कर पाया। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा हुआ है, कोई वायलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर हैं हम लोग, है ना। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग पूरी तरह से रिलैक्स करिए, अभी आप फैमिली के साथ में हैं, अपना लाइफ पूरी तरीके से एंजॉय करिए, पेरेंट्स को दीजिए, बच्चों को दीजिए, है ना। और यही बस, थैंक यू। धन्यवाद सर। जो आपके ये जो शब्द हैं ये हम लोग अपनी गांठ बांध कर रखेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद हम लोग एक दूसरे के
हृदय के करीब आ सके, अपने नॉलेज के एक्सपीरियंसेस कर लिए, हमने उनको अनुभव करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलते हैं इसी तरह के वेबिनार के सेशंस में। सभी को प्रणाम।